क्या फिर शुरू होगा देशव्यापी आंदोलन? क्या सरकार ने अपना वादा तोड़ दिया? और क्या छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वास्तव में वापस ली जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार के वादे से अलग है? और आखिर कपिल सिब्बल ने सीजेपी को 1 करोड़ रुपए क्यों दिए? सिर्फ इतना ही नहीं, सीजेपी अब दावा कर रही है कि अगर सरकार ने लिखित गारंटी नहीं दी तो देश भर में एक बार फिर आंदोलन शुरू होगा। लेकिन सरकार क्या कह रही है? पुलिस का स्टैंड क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में क्या कहा? और सीजेपी का लीगल नेटवर्क आखिर काम कैसे करेगा? आज हम इस रिपोर्ट में किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोर्ट प्रोसीडिंग और वेरीफाइड रिपोर्ट्स के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। नीट पेपर लीक के बाद शुरू हुआ छात्र आंदोलन लगभग 49 दिनों तक चला। आंदोलन का नेतृत्व सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने किया। उनकी प्रमुख मांगें थी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, पेपर लीक पर अकाउंटेबिलिटी, छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेना, गिरफ्तार छात्रों की रिहाई, परीक्षा प्रणाली में सुधार और जिन छात्रों की डेथ हो गई उनके परिवारों के लिए कंपनसेशन। 25 जुलाई को सरकार और सीजेपी के बीच कई दौर की बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद सीजेपी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद सीजेपी ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, अगर सरकार ने एफआईआर विड्रॉल, गिरफ्तार लोगों की रिहाई, भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं और इसकी रिटर्न गारंटी नहीं दी तो सीजेपी दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। हालांकि बाद में सीजेपी ने यह भी कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों ने बिहार और असम से जुड़े ड्राफ्ट नोटिफिकेशन साझा किए, जिनमें एफआईआर वापस और रिहाई का आश्वासन बताया गया। यानी स्थिति पूरी तरह टकराव वाली नहीं बल्कि लगातार बातचीत वाली भी दिखाई देती है। असम सरकार ने घोषणा की कि विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों को वापस लेने और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाने की बात कही, लेकिन सभी राज्यों की स्थिति समान नहीं रही। अब सरकार का पक्ष समझते हैं। सरकार का कहना है शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी पर हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, गंभीर आपराधिक आरोप हैं तो ऐसे मामले में कानूनी प्रक्रिया अलग हो सकती है। यहीं सबसे बड़ा कानूनी अंतर सामने आता है। सरकार किसी मामले को वापस लेने का निर्णय ले सकती है, लेकिन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में केवल राजनीतिक घोषणा से एफआईआर स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। जांच और अभियोजन की प्रक्रिया कानून के अनुसार चलती है। कई मामलों में अदालत की अनुमति या विधिक प्रक्रिया भी आवश्यक होती है। यही कारण है सीजेपी और सरकार के दावों के बीच अंतर दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रदर्शनकारियों से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। इसके बाद सीजेपी ने कहा कि अदालत की शर्तें और सरकार द्वारा बातचीत में किए गए वादे अलग अलग हैं। सौरभ दास ने कहा कि पहले सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए, उसके बाद अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया हो सकती है। यह सीजेपी का दृष्टिकोण है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं कानून के अनुसार मामलों की प्रक्रिया तय करता है। अदालत का उद्देश्य किसी राजनीतिक समझौते को लागू करना नहीं बल्कि कानून के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना होता है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ी खबर आई वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की। उन्होंने घोषणा की कि वो 1 करोड़ रुपए का योगदान देंगे, लेकिन ये पैसा आंदोलन चलाने के लिए नहीं बल्कि लीगल एड फंड के लिए बताया गया। उन्होंने देश भर के वकीलों से भी अपील की कि जिन छात्रों के मामले दर्ज हुए हैं उन्हें कानूनी सहायता दी जाए। सीजेपी ने साक्षी नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की। उनके अनुसार यदि किसी प्रदर्शनकारी पर पुलिस कार्रवाई होती है तो वो वीडियो, फोटो या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके आधार पर सीजेपी वकीलों के नेटवर्क के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात कह रहा है। ध्यान रहे, यह सीजेपी द्वारा घोषित व्यवस्था है। इसका उद्देश्य कानूनी सहायता उपलब्ध कराना बताया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर बातचीत हो चुकी थी, अगर आंदोलन स्थगित हो गया था, तो फिर दोबारा देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी क्यों? इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें 3 अलग अलग स्तरों पर चल रहे कन्फ्लिक्ट को समझना होगा। पहला, सीजेपी वर्सेस सरकार। सीजेपी का कहना है कि बातचीत के दौरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई वापस लेने और गिरफ्तार लोगों की कार्रवाई का भरोसा दिया था। वहीं सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन जिन मामलों में हिंसा और अन्य गंभीर आपराधिक आरोप हैं वहां कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रह सकती है। यानी एक तरफ राजनीतिक आश्वासन, दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया। यहीं से पहला टकराव शुरू होता है।
दूसरा, भारत में लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकारों का विषय है। इसका मतलब अगर केंद्र सरकार कोई राजनैतिक आश्वासन भी देती है तो हर राज्य में उसकी प्रक्रिया अलग हो सकती है। यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति देखने को मिल रही है। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम सवाल पर। क्या किसी राजनीतिक समझौते से सभी कानूनी मामले तुरंत खत्म हो जाते हैं? जवाब है नहीं। कानूनी मामलों में अंतिम प्रक्रिया कानून और अदालत के अनुसार चलती है। इसी वजह से कई कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं किसी भी एफआईआर या आपराधिक मामले में अंतिम निर्णय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है। सीजेपी ने सार्वजनिक रूप से सरकार पर वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। सरकार ने सार्वजनिक रूप से कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के मामलों में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हर केस की कानूनी स्थिति एक जैसी नहीं है, यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे हैं। अब सवाल है, इस विवाद का समाधान कैसे निकलेगा? तीन संभावनाएं हैं। पहला, अगर राज्यों में लंबित प्रक्रियाएं पूरी होती हैं और जिन मामलों में राहत देने का निर्णय लिया गया है वो औपचारिक रूप से लागू हो जाती हैं, तो विवाद काफ़ी हद तक शांत हो सकता है। दूसरा, अगर कुछ मामले में गंभीर आरोप हैं तो वह अदालतों में सामान्य कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे, जबकि अन्य मामलों में राहत दी जा सकती है। ये एक केस बाय केस समाधान होगा। तीसरा, अगर सीजेपी को लगता है कि बातचीत में हुए आश्वासन लागू नहीं हुए तो वो फिर से प्रदर्शन का रास्ता चुन सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार, अदालत और आंदोलन तीनों की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? ये केवल एफआईआर या गिरफ्तारी का मामला नहीं रह गया। ये विश्वास, कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक संवाद तीनों के बीच संतुलन की परीक्षा बन गया है। एक पक्ष कहता है वादा पूरा होना चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है कानून अपना काम करेगा और अदालत का काम है ये सुनिश्चित करना कि हर कार्रवाई कानून के दायरे में हो। यानी अंतिम निष्कर्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि आधिकारिक आदेशों, न्यायिक प्रक्रिया और उनके वास्तविक क्रियान्वयन से तय होगा। फिलहाल देश की नज़र तीन चीज़ों पर रहेगी। क्या लंबित प्रक्रियाएं पूरी होती हैं? क्या बातचीत आगे भी जारी रहती है? और क्या विवाद फिर से सड़कों पर लौटता है या संस्थागत समाधान निकलता है? जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, तस्वीर और साफ होगी। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं। क्या ऐसे विवादों का समाधान बातचीत से होना चाहिए या पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया से? धन्यवाद। आज का भारत